वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन के बारे में, यानी कि शिक्षा शास्त्र के बारे में, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। उन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे और विधिवत तरीके से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और उन परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो खास करके इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो बीए सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएं जुड़ जाइए। शिक्षा शास्त्र में यानी एजुकेशन में आपको डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानना है, मतलब कि भारतीय शैक्षिक तंत्र का विकास और चुनौतियाँ, जो भारतीय सिस्टम है शिक्षा का, उस सिस्टम में किस प्रकार से विकास हुआ है अभी तक और उसमें क्या समस्याएं रही हैं उसके विकास में, या जैसे प्राथमिक शिक्षा की समस्या, दो एक प्रकार से माध्यमिक शिक्षा की समस्या, या हायर एजुकेशन की समस्या, ठीक है, या विश्वविद्यालय शिक्षा मतलब जो होती है। तो इन सभी के बारे में हम लोग ओवरऑल जानने का प्रयास करेंगे और इसका विकास क्या रहा है, मतलब कि प्राचीन काल में शिक्षा की व्यवस्था कैसे थी, उसके बाद में बौद्ध काल में, मध्यकाल में, इस प्रकार से शिक्षा का विकास किस प्रकार से बदलता हुआ और आज वर्तमान में शिक्षा का क्या रूप है। नई शिक्षा नीति 2020 में जो लागू हुई है वहाँ तक हमको पढ़ना होता है बीए सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत एजुकेशन में। तो आइए उन्हीं सभी प्रश्नों से जो है मतलब उन्हीं सभी से चीज़ों को हम रिलेट करते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एजुकेशन बीए सेकंड सेमेस्टर न्यू मॉडल पेपर होगा 2023 की परीक्षाओं के लिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न करने होते हैं। खंड आ से आपको 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर देना होता है, ठीक है, और इसी प्रकार से खंड बा होता है जिसमें आपको 200 शब्द में उत्तर लिखना होता है। और आपको ये भी बता दूं कि वहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से केवल 5 प्रश्न करने रहते हैं, और दीर्घोत्तरीय में 4 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से केवल 2 प्रश्न करने होते हैं। पहला प्रश्न आप देखिएगा, बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पर आपको बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में ओवरऑल बताना है। बौद्धकालीन शिक्षा की बात की है तो आप देखते होंगे बौद्ध धर्म के जो आदर्श हैं, जो उद्देश्य हैं और जो सिद्धांत हैं वो वैदिक धर्म से थोड़े बहुत अलग आपको दिखाई पड़ेंगे हैं। हालांकि मूल रूप से वैदिक धर्म के ही अंग, बौद्ध धर्म की बात की जाए या जैन धर्म की बात की जाए, ये सब सनातन धर्म के ही एक हिस्से हैं, ठीक है। जैसे शैव धर्म था, शाक्त था, ठीक इसी प्रकार से ये भी है। तो इसका विकृत रूप थोड़ा सा हो गया, मतलब विकृत रूप कहने का मतलब ये है कि थोड़ा दूसरे टाइप का हो गया, वैदिक धर्म से थोड़ा हट गया, कुछ सिद्धांतों का जो वैदिक धर्म के सिद्धांत थे उनका खिलाफ किया। जो है बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे उन मतलब कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों ने खास करके विरोध किया, जो वैदिक सिद्धांत थे उनका कुछ सिद्धांतों का विरोध किया, कुछ का समर्थन भी किया। ऐसी बात नहीं कि सभी का विरोध ही किया, कुछ का समर्थन किया तो कुछ का विरोध किया, दोनों बातें हुई। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली का संगठन भी जो है धर्म के प्रचार प्रसार के निमित्त था, चूँकि जिस प्रकार से धर्म आगे बढ़ रहा था, धर्म को कैसे आगे बढ़ाना है, तो उसी में शिक्षा भी एक प्रकार से आगे बढ़ रही थी। शिक्षा का भी स्वरूप बदलता गया, जैसे धर्म परिवर्तित हुआ तो शिक्षा भी बदली। चूँकि वैदिक काल से आप देखिएगा तो चाहे शिक्षा की बात की जाए चाहे धर्म की बात की जाए, बौद्ध काल में आते आते वो स्वरूप थोड़ा सा बदल जरूर गया था, ठीक है। आप देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा में एक प्रकार से पवज्जा संस्कार जो है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो पवज्जा संस्कार का मतलब होता है बाहर जाना, मतलब बच्चा जो होता है, बालक का अपने परिवार और पूर्व स्थिति का परित्याग करके संघ में प्रवेश करना। और इससे स्पष्ट है कि संसार का संबंध केवल उन व्यक्तियों से था जिनके जीवन का उद्देश्य बौद्ध भिक्षु बनना था। और यह संस्कार जो पवज्जा है ये 8 वर्ष की आयु से पहले संपन्न नहीं हो सकता था। 8 वर्ष के बाद में बच्चे को एडमिशन मिलता था संघ में और वहीं पर उसकी शिक्षा दीक्षा होती थी, ठीक है। अच्छा, विनय पिटक जो पुस्तक है उसमें पवज्जा के बारे में बताया भी गया है, उसको एक संस्कार के रूप में वर्णन किया गया है और कहा गया कि बालक अपने सिर के बाल मुड़वाता था, पीले वस्त्र भी धारण करता था, प्रवेश करने वाले मठ के भिक्षुओं के चरणों को अपने मस्तक से स्पर्श करता था और उनके सामने जो है पलथी मार करके भूमि पर बैठ जाता था। और उसके बाद में फिर मठ का जो सबसे बड़ा भिक्षु हुआ करता था वो 3 बार शपथ दिलवाता था उसको, उस बच्चे को, तब एक प्रकार शिक्षा दिलाई जाती थी। क्योंकि शिक्षा और धर्म एकदम से जुड़े हुए थे बौद्ध काल में भी, आप देखिएगा। तो शपथ क्या दिलवाते थे? शपथ दिलवाते थे। आज की तरह ये नहीं दिलवाते थे कि भाई मैं ये धर्म नहीं मानूंगा, मैं वो धर्म नहीं मानूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, दुनिया भर का ये धर्म, ये नहीं होता है पहले।
शपथ ये दिलवाया जाता था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये तीन जो है आपको शपथ लेनी होती थी। फिर उसके बाद में आपको बौद्ध शिक्षा मतलब बौद्धकालीन शिक्षा में ऐसे शिक्षा मिलती थी। 3 बार आप बिना शपथ लिए आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। मतलब 8 वर्ष की अवस्था में पवज्जा संस्कार में यही होता था क्या, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो इस प्रकार से ये जो है 3 जो है शपथ होती थी, जो कि एक प्रकार से मठ के जो सबसे बड़े भिक्षु होते थे वो दिलवाते थे। फिर उसके बाद में संस्कार को पूर्ण मान करके फिर शिक्षा आरंभ कर दी जाती थी। उसके बाद में उपसंपदा संस्कार होता था। 12 वर्ष की जब शिक्षा समाप्त हो जाती थी उसके बाद में उपसंपदा संस्कार होता था। उपसंपदा संस्कार में एक प्रकार से बच्चे को जब वो मठ से अलग होता है, यानी मठ को त्यागता है, यानी उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है, घर को लौटता है, तो उपसंपदा संस्कार के द्वारा एक प्रकार से ऐसी चीज़ें होती हैं। और आपको बता दूं ये दोनों संस्कार, चाहे पवज्जा की बात की जाए, उपसंपदा की बात की जाए, ये आपको सनातन धर्म में भी मिलेंगे। हालांकि सनातन धर्म का जो रूप है इससे अलग था और उसी के सनातन जो एक प्रकार से प्राचीन जो शिक्षा पद्धति थी उसी से कहीं ना कहीं पे आप मान सकते हो कि थोड़ा बहुत उसी टाइप का ये भी था जैसे पवज्जा और उपसंपदा की मैं बात कर रहा हूँ। पवज्जा के द्वारा प्रवेश होता था मठ में और उपसंपदा के द्वारा बाहर निकालते थे और उस प्रकार से शिक्षा हुआ करती थी बुद्ध काल में या बौद्ध काल में, ठीक है। फिर उसके बाद में उससे पहले क्या होता था, प्राचीन काल में आप देखिएगा तो प्राचीन काल में एक प्रकार से यज्ञोपवीत संस्कार होती थी, यानी उपनयन संस्कार। उसके बाद में एक प्रकार से बच्चे को विद्या अध्ययन करवाया जाता था। उपनयन मतलब यज्ञोपवीत धारण करता था। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमुक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। तो इस प्रकार से यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता था। तो उसके बाद में फिर शिक्षा हुआ करती थी। तो इसी प्रकार से आप देखते हैं दीक्षांत समारोह मतलब दीक्षांत संस्कार भी, जैसे दीक्षांत समारोह होता है वैसे एक प्रकार से उसमें भी होता था। दीक्षांत टाइप का उपसंपदा भी होता है। तो इसी प्रकार से ये कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का ही एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे उसी जैसा था। और इसमें इस अवसर पर 8 नियमों का पालन करना होता था उपसंपदा संस्कार में। पहला नियम ये था कि वृक्षों के नीचे वास करना है, साधारण वस्त्र आपको पहनना है, सात्विक भोजन करना है, भोजन के लिए भिक्षा आपको मांगना पड़ेगा, औषधि के रूप में गोमूत्र का सेवन करना है, चोरी और जीव हत्या नहीं करना है, अलौकिक शक्तियों का दावा नहीं करना है, स्त्री से यौन संबंध स्थापित नहीं करना है। ये सब उपसंपदा संस्कार के बाद में ये सब यही बताया जाता था, ठीक है। और बालकों और पुरुषों के समान ही बालिकाओं और स्त्रियों को भी दोनों संस्कार एक प्रकार से हो सकते थे, यानी दोनों संस्कारों के अधिकार प्राप्त थे। प्रवज्जा की बात की जाए चाहे उपसंपदा की बात की जाए। इसके बाद में प्रवज्जा संस्कार के बाद में लोग विद्या अध्ययन करते। तो इस प्रकार से ये शिक्षा की व्यवस्था के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। और अच्छा, विद्यार्थियों का चुनाव भी किया जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा का जो स्वरूप था वो जनतांत्रिक था और सिद्धांत रूप में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त था। और 10 वर्गों के व्यक्ति शिक्षा से वंचित थे। मतलब 10 व्यक्ति मतलब कि 10 प्रकार के व्यक्तियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। कौन कौन से, ये जान लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं विस्तार से बता रहा हूँ ताकि कोई भी प्रश्न पूछे तो आप आसानी से बता पाएँ। सबसे पहली बात, बौद्ध काल में होता था जो नपुंसक हुआ करते थे वो शिक्षा उनको नहीं दी जाती थी। दूसरी बात, जो दास और ऋणी हुआ करते थे उनको शिक्षा नहीं मिलती थी। तीसरी बात, जो राजा की नौकरी में होते थे उनको भी शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। चौथी बात, जो डाकू घोषित हो चुके हों उनको भी शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं था। पांचवी बात, जो कारावास से भाग गए हों उनको भी शिक्षा नहीं मिलती थी। छठी बात, जिसका कोई अंग भंग ना हो, मतलब उसका कोई मतलब कटा शरीर वरीर मतलब विकलांग जो है जिसको बोलते हैं, तो अगर विकलांग है तो भी उसको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं हुआ करता था बौद्ध काल में। और जिसके शरीर का कोई भाग विकृत होता था वो भी शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता था। जिसको राज्य से कोई दंड मिला हो वो भी शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता था। इसके अलावा जिसने अपने माता पिता की आज्ञा ना मानी हो या आज्ञा ना प्राप्त की हो तो उसको भी एक प्रकार शिक्षा नहीं दी जाती थी। इसके अलावा और भी, जैसे कि जिसको क्षय रोग है मतलब टीबी है या कोढ़ से ग्रसित है, कोढ़ी है, ठीक है, या जिसको खुजली है या छूत रोग जो होते हैं या चर्म रोग की बात करूँ जहाँ जो छुआछूत से होते हैं, ऐसे रोगियों को शिक्षा देने का या शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं हुआ करता था। खास करके बौद्ध काल में ये सब चीज़ें हुआ करती थी। तो यही सब था थोड़ा बहुत जो मैंने आपको बताया, आसानी से आपके ध्यान में आई होंगी बातें। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आचार्य राम मूर्ति समिति। आचार्य राम मूर्ति समिति के बारे में पूछा गया है।
आचार्य राम मूर्ति समिति जो आई है, ये खास करके 1986 ईस्वी की जो शिक्षा नीति आई थी, उसी शिक्षा नीति में कुछ सुधार करने के लिए आई थी। आपको बता दूं, 7 मई 1990 ईस्वी के प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का परिवर्तन किया गया और ख़ास करके उसी को लेकर के एक समिति का निर्माण किया गया। और इन समिति की जो सिफारिश है, खास करके अगर आपसे पूछे समिति एक प्रकार से कब स्थापित हुई, तो 1990-92 तक एक प्रकार से इसका कार्यकाल रहा और 90 में स्थापित होती है 7 मई को। इसका नाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षण समिति भी रखा जाता है, चूँकि ये 1986 वाली जो शिक्षा नीति है उसमें एक प्रकार से परिवर्तन को लेकर के बनाई गई थी। तो ये है एक प्रकार से आचार्य राम मूर्ति समिति। आचार्य राम मूर्ति समिति को मिला करके जो कमियां रह गई थी, उन्हीं कमियों को सुधारने के लिए किया गया था। क्योंकि प्रारंभिक बाल जो बालक है, उनकी देखरेख और उनकी शिक्षा की व्यवस्था के संदर्भ में बताया, ठीक है, कि प्रत्येक प्राथमिक और मिडिल स्कूल के समीप साधन और प्रभावी प्रारंभिक बाल देख रेख और शिक्षा संबंधी सेवा जो है होनी चाहिए, ये सारी बातें बताई। इसके अलावा आंगनबाड़ी व्यवस्था को कायम रखा जाए और भी तमाम प्रकार की चीज़ों को बताया कि भाई समाज के सुविधाहीन वर्गों के लिए बाल देख रेख संबंधी कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए, ये सब बताया। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं वर्ग के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था करी। जिन क्षेत्रों में मतलब विद्यालयों का अभाव है, वहाँ विद्यालयों की स्थापना 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की जानी चाहिए, ये सब बताया गया। विज्ञान और गणित को पढ़ाया जाना चाहिए, कई प्रकार की चीज़ें। और जातियों और जनजातियों की महिलाओं का राष्ट्रीय जीवन एवं विकास में एक प्रकार से योगदान होता है, इसलिए इनको भी शिक्षा लेने का अधिकार है। ये तमाम प्रकार की चीज़ें बताई गई। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का इतिहास और समाजशास्त्र, ये सब कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा, ये सब पढ़ने के लिए उनके लिए व्यवस्था की गई। खास करके अनुसूचित जाति जनजाति और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग थे, उनको तमाम प्रकार की शिक्षा दी गई, ठीक है। और प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया गया, प्रौढ़ शिक्षा दी गई, शिक्षा का व्यवसायीकरण पर बात की गई, उच्च शिक्षा पर बात की गई, ठीक है। और ख़ास करके मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा को या स्नातकोत्तर जो शिक्षा होती है, यानी एमए वगैरह की, एमएससी की, डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट, इन सभी के अध्ययन से रिलेटेड जो है खास करके विश्वविद्यालय शिक्षा होनी चाहिए। ये तमाम प्रकार की बातें जो है ये आचार्य राम मूर्ति समिति ने बताए नई शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी उसकी संशोधन को लेकर के। और इस प्रकार से बहुत सारी बातों को इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये सब एक प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान देना राम मूर्ति समिति के बारे में। बस यही 50 शब्दों में आपको प्रश्न का उत्तर लिखना था, आसानी से आपका हो जाता। तीसरा प्रश्न आप देखिएगा, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सॉरी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद। प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है भाई? प्राच्य पाश्चात्य विवाद की अगर बात की जाए तो ये विवाद जो है खास करके आपको बता दूं कि 1813 ईस्वी में एक पत्र आता है, एक प्रकार से आज्ञा पत्र आता है। 1813 का आज्ञा पत्र आता है और उसमें शिक्षा की प्रकृति और सिलेबस यानी पाठ्य वस्तु और ख़ास करके इन सभी के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। और उसके बाद में आप देखते हैं आज्ञा पत्र में जोड़ी गई जो धारा थी खास करके 43 नंबर धारा, उसमें साहित्य के पुनरुद्धार व विकास, भारत के विद्वान नागरिकों के उत्साहवर्धन और विज्ञान संबंधी ज्ञान के प्रारंभ व प्रवर्धन जैसे शब्दों का अर्थ तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के ढंग को स्पष्ट नहीं किया गया था कि भाई मतलब भारतीयों के संदर्भ में को मिला करके वो बेकार था। 1813 का जो पत्र था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के द्वारा एक प्रकार से जो आया, वो एक प्रकार से उतना सही नहीं था भारत के लिए। और आज्ञा पत्र की 13वीं धारा में खास करके भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी पर रखा और उससे क्या हुआ कि उनकी शिक्षा पर प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने का आदेश दिया। किंतु आज्ञा पत्र में इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया गया था कि यह धनराशि किस प्रकार की शिक्षा पर व्यय की जाएगी। और प्राच्य शिक्षा पर या पाश्चात्य शिक्षा पर, प्राच्य शिक्षा मतलब जो भारत की शिक्षा, पाश्चात्य मतलब जो बाहरी शिक्षा है। तो कुल मिलाकर के इन दोनों शिक्षा के बीच में विवाद जो है वो 1813 के आज्ञा पत्र से होता है। और आपको बता दूं कि मुख्य रूप से एक तो प्राच्यवादी विचारक हैं और एक पाश्चात्यवादी। तो प्राच्यवादी और पाश्चात्यवाद में एक प्रकार से विवाद जरूर होता है। क्या हुआ कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का मुख्य कारण था कि इसमें 13वीं धारा में साहित्य के पुनरुद्धार व विकास को लेकर के कोई बात नहीं करी गई,
भारत के विद्वान नागरिकों के उत्साहवर्धन की कोई बात नहीं हुई अच्छे तरीके से, और विज्ञान संबंधी ज्ञान का प्रारंभ और प्रवर्धन को लेकर के भारत में कोई बात नहीं की गई, और इसको लेकर के जो भारतीय लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं पे नाराज़गी जताई। तो इस प्रकार से आप देखते हैं इसमें कई सारी चीज़ें हुई। और प्राच्यवादी दल के मुख्य नेता थे, बंगाल के शिक्षा सचिव थे प्रिंसेप, और समिति के मंत्री थे H.L. विल्सन। इन लोगों ने भारतीय साहित्य, अरबी, फारसी और संस्कृत के समर्थन में कई सुझाव भी दिए, जैसे कि कहा कि पूर्वी साहित्य में दक्षता रखने वाले विद्वानों की उन्नति संस्कृत और अरबी भाषाओं की संस्थाओं के उत्थान पर निर्भर है। जो एक प्रकार से पूर्वी साहित्य है, अगर वो लोग संस्कृत पढ़ेंगे और अरबी भाषा को पढ़ेंगे तभी वो आगे बढ़ सकेंगे। प्राच्य संस्थाओं की सुरक्षा तथा इसके योग्य विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। मतलब ये लोग कहते थे कि भाई हमको संस्कृत पढ़ना है और मुसलमान लोगों को अरबी, तो हिंदू लोग संस्कृत की मांग कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, लेकिन वो लोग पाश्चात्य अंग्रेजी में पढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये सब एक प्रकार से थोड़ा बहुत विवाद का जड़ जरूर होता है। और ख़ास करके प्राच्य जो संस्थान हैं वो एक प्रकार से उनकी सुरक्षा की जाए, मतलब जो हमारे भारतीय शिक्षा प्रणाली है या उसमें सुधार किया जाए, या उसको जो एक प्रकार से मिटाया जा रहा है उसको बचाया जाए। ये तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में बताया गया। कहा गया कि प्राच्य भाषाएं व्याकरण की दृष्टि से समृद्ध हैं और इनकी अवहेलना देश हित में नहीं होगी। और चूँकि प्राच्य का खूब अवहेलना किया गया, पाश्चात्यवाद को एकदम से भारत में दबाने का प्रयास किया गया, मतलब भारत में पाश्चात्यवाद को या पाश्चात्यकरण को या जो एक प्रकार से पश्चिमी विचारधारा उसको थोपने का काम किया गया। ठीक है, तो ये रहे एक प्रकार से प्राच्यवादी दल के में एक प्रकार से प्राच्यवादी मतलब भारतीय लोग, ठीक है, और पाश्चात्यवादी में एक प्रकार से आप देखते हैं कंपनी के जो नवयुवक कर्मचारी थे, ईसाई थे, जो पादरी थे, राजा राम मोहन राय भी, और भी कुछ भारतीय ऐसे थे जो कि एक प्रकार से पाश्चात्यवाद शिक्षा के समर्थन में थे। लेकिन अधिकतर जो भारतीय थे वो एक प्रकार से भारतीय यानी कि प्राच्य शिक्षा के समर्थन में थे। प्राच्य माने भारतीय और पाश्चात्य माने विदेशी। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। अच्छा, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत होता है जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बाद में जब लॉर्ड ऑकलैंड जब उत्तराधिकारी बनते हैं कंपनी के यहाँ पर, तो उन्होंने प्राच्यवादियों ने अपना आंदोलन फिर से प्रारंभ कर दिया। जब ये आते हैं तो मैकाले के विवरण पत्र और बेंटिंक के आदेश पत्र से संतुष्ट नहीं थे, और लॉर्ड ऑकलैंड ने स्थिति को गंभीर पाया और लगभग 4 वर्षों तक उसने विवाद के कारणों का अध्ययन किया कि भाई विवाद का कारण क्या है, और उसने पाया कि विवाद का मुख्य कारण प्राच्य शिक्षा पर कम व्यय किया गया है और पाश्चात्य शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है, और इसी को लेकर के विवाद था। तो उस विवाद को ख़त्म करने का काम उसने किया। ऑकलैंड भी एक विवरण पत्र देता है, आज्ञा देता है प्राच्य पाश्चात्य विवाद को हल करने के लिए। लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया, 24 नवंबर को 1839 ईस्वी को प्रकाशित किया एक विवरण पत्र, और उसमें एक प्रकार से कई सारी बातें बताई कि प्राच्य शिक्षा के लिए 31,000 रुपये वार्षिक की धनराशि खर्च की जाएगी, देसी पाठशालाओं को पहले की ही भांति चलने दिया जाएगा और उन्हें उतनी आर्थिक सहायता दी जाएगी जितनी पहले दी जाती थी। इस प्रकार से कई सारी बातें बताई गई, और प्राच्य मतलब जो प्राच्य जो विद्यालय हैं उनको आर्थिक सहायता पहले प्रदान की जाएगी और बाद में अंग्रेजी विद्यालयों को दी जाएगी। ये एक प्रकार से जब ऑकलैंड कहते तो भारतीय लोग थोड़ा सा जो है एक प्रकार से सही तरीके से पेश आते हैं और प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत होता है। तो ये था। अगला प्रश्न आप देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न है प्राचीन भारतीय शिक्षा। प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में आप क्या जानते हैं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्राचीन भारतीय शिक्षा, तो प्राचीन भारतीय शिक्षा की अगर बात की जाए तो प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों और आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर A.S. अल्तेकर कहते हैं कि प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों एवं आदर्शों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है कि ईश्वर भक्ति और धार्मिकता का समावेश, पहली बात। दूसरी बात, चरित्र निर्माण को लेकर के शिक्षा दी जाती थी। तीसरी बात, व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा दी जाती थी प्राचीन काल में। चौथी बात, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश करने के लिए शिक्षा दी जाती थी प्राचीन काल में। इसके अलावा सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण और प्रसार के लिए शिक्षा मतलब खास करके शिक्षा दी जाती थी प्राचीन काल में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ज्ञान और अनुभव पर बल दिया गया प्राचीन शिक्षा में, गुरुकुल की शिक्षा में। सामाजिक कुशलता की उन्नति के लिए शिक्षा दी गई। राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार के लिए शिक्षा दी जाती थी। व्यक्तित्व के विकास के लिए, नागरिक और सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना को एक प्रकार से जागृत करने के लिए, चित्तवृत्तियों का निरोध करने के लिए, मतलब जो मन पर है उसको कंट्रोल करने के लिए एक प्रकार शिक्षा दी गई है। डॉक्टर R.K. मुखर्जी कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य चित्तवृत्ति निरोध मतलब मन से उन कार्यों का निषेध था जिनके कारण से वह भौतिक संसार में उलझ जाता था।
तो ये सब चीज़ें हुई, ठीक है। ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का समावेश किया गया। तो ये सब एक प्रकार से प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्य थे। अच्छा, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था से जो भारतीय वर्तमान शिक्षा में ग्रहण की गई बातें हैं, एक तो आदर्शवादिता हो सकती है, दूसरा अनुशासन और गुरु शिष्यों का संबंध जो था प्राचीन काल में बहुत ज़बरदस्त संबंध था, ठीक है। शांत वातावरण हुआ करता था, अध्ययन के विषय भी एक प्रकार से कई सारे थे जिसके बारे में पढ़ाया जाता था, और कुल मिलाकर के छात्रों का सरल जीवन था। शिक्षण विधि और शिक्षा के सिद्धांत भी बड़े अच्छे अच्छे थे। छोटी कक्षाएं हुआ करती थीं, व्यस्त दिनचर्या थी, व्यक्तिगत ध्यान और अच्छी आदतों का निर्माण होता था, पहले की शिक्षा थे। ये सब अपना लेना चाहिए, खास करके आज वर्तमान शिक्षा प्रणाली में, और खास करके बहुत कुछ अपनाया भी गया है प्राचीन शिक्षा पद्धति से, यानी कि जो वैदिक शिक्षा पद्धति थी उसी को प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति कहते हैं। प्राचीन मतलब वैदिक, ठीक है। और बोलेंगे तो प्राचीन में ही आप देखिएगा तो प्राचीन में आएगा ही बौद्ध काल की शिक्षा, लेकिन पहले आती कौन प्राचीन काल में? प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था आती है किसकी? वो आती है सनातन धर्म की शिक्षा व्यवस्था। फिर उसके बाद में आती है, और उसके बाद में आती है बौद्ध काल की, मतलब जैन बौद्ध इन सभी के। हालांकि जैनियों ने की शिक्षा व्यवस्था उतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं हुई है, लेकिन बौद्धों की शिक्षा व्यवस्था। फिर उसके बाद में मध्यकाल में आप आइएगा तो मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था। फिर और आगे अब जब आप आएंगे तो फिर आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, और इसमें फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद में फिर जो 1857-58 ईस्वी के बाद से आप देखते हैं कि इंग्लैंड शासन करता। फिर उसके बाद में वो भी परिवर्तन होता है, फिर भारत आज़ाद होता है। उसके बाद में फिर नीतियाँ बनती 1986 से लेकर के, तो कई सारी नीतियाँ जो है बनी, उससे पहले भी बनी, उसके बाद में भी बनी, लेकिन उसमें संशोधन भी हुए, और वर्तमान में इस समय 2020 में शिक्षा नीति है, और उस हिसाब से आप लोग पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 5वां प्रश्न है मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था यानी मुस्लिम शिक्षा। तो मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था का मतलब सीधा सीधा होता है मुस्लिम शिक्षा। तो मुस्लिम शिक्षा में क्या था भाई? सबसे पहले आपको बता दूं कि 1526 ईस्वी में क्या होता है, बाबर जो है भारत पर आक्रमण करता है, और 1526 ईस्वी में भारत पर, वैसे उससे पहले भी आक्रमण कर चुका था, लेकिन मुख्य रूप से जो है दिल्ली पर कब्जा करता है इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध में हराकर, मतलब प्रथम युद्ध में हरा करके बाबर जो है विजयी होता है। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम संस्थापक था, उसको मतलब अंतिम शासक था, उसको एक प्रकार से हरा देता है बाबर। और इस प्रकार से क्या होता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है भारत में, और मुगल शासन लगभग 300 वर्षों तक चला। और मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाने के कारण से प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का ह्रास होने लगता है, उसमें कमियां आने लगती हैं, और एक नवीन शिक्षा प्रणाली का विकास होता है। और इस नवीन शिक्षा प्रणाली की आपको बता दूं कई सारी विशेषताएं थी, जैसे कि पहली बात धर्म की प्रमुखता। ये लोग एक प्रकार से अपने धर्म को, शिक्षा में धर्म को, यानी आप देखिए धर्म, मुस्लिम शिक्षा में आप देखिएगा धर्म सर्वोपरि माना जाता है, और धर्म को एक प्रकार से प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा लोगों को दी जाती थी। इसके अलावा उर्दू भाषा को विशेष प्रोत्साहन दिया गया एक मुस्लिम कालीन शिक्षा में, मध्यकालीन शिक्षा में। इसके अलावा स्त्री शिक्षा पर भी विशेष बल दिया गया। और डॉक्टर मुस्तफ़ा हुसैन कहते हैं कि ऊंचे घरों में बालिकाओं को धार्मिक शिक्षा देने के लिए मकतबें हुआ करती थीं, जहां अधिक आयु की स्त्रियां उन्हें कुरान और गुलिस्तान और सदाचार की पुस्तकें पढ़ाती थीं। तो ये स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था थी। गुरु शिष्य संबंध भी जो था उसको लेकर के डॉक्टर FEKE कहते हैं कि शिक्षक और छात्र का संबंध वैसा था जैसा कि ब्राह्मणीय शिक्षा में था, यानी कि जैसा कि एक प्रकार से पहले की शिक्षा में था, वैसे ही संबंध में गुरु और शिष्य का संबंध ठीक ठाक था, मधुर था, आज्ञाकारी शिष्य हुआ करता था। इसके अलावा कक्षा जो होती थी वो नायकीय पद्धति के द्वारा हुआ करती थी। नायकीय पद्धति का मतलब होता है कि इस पद्धति में कक्षा के कुछ योग्य छात्र छोटी कक्षाओं को पढ़ाते थे, और शिक्षक को इस पद्धति के द्वारा अपने अध्यापन कार्य में सहायता प्राप्त होती थी। प्राचीन काल में यह भी पद्धति आप देखते हैं प्रचलित थी शुरुआत में, और इसी को अपनाया गया मध्यकाल में मुस्लिम लोगों के द्वारा। और अनुशासन और दंड का विधान भी था, शिक्षा की अनिवार्यता थी। इस्लाम धर्म के धार्मिक उपदेशों के आधार पर शिक्षा को अनिवार्य समझा जाने लगा था, और मदरसों और मकतबों में निःशुल्क शिक्षा का आयोजन भी किया जाता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है मुस्लिम शिक्षा की निःशुल्क थी बिल्कुल, और इससे पहले की शिक्षाएं भी निःशुल्क थी, हालांकि ठीक है। इसके अच्छा, जिसकी इच्छा होती थी गुरुदक्षिणा देते थे, जिसकी इच्छा होती थी नहीं देते थे, कोई डिमांड नहीं थी कि भाई गुरुदक्षिणा देनी ही देनी है, ठीक है। टीचर लोग कोई मांग नहीं करते थे। लौकिक दृष्टिकोण पर बल दिया इन लोगों ने, हस्तकलाओं की शिक्षा भी दी गई, और ख़ास करके आपको बता दूं कि साहित्य और इतिहास की भी जानकारी मुस्लिम कालीन शिक्षा में आपको मिलेगी। व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया ज़्यादा से ज़्यादा, चिकित्सीय शिक्षा भी दी गई कुछ हद तक, और सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी। तो इस प्रकार से मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ हमने बताया।
अगला प्रश्न, छठा प्रश्न आप देखिएगा, अपव्यय। अपव्यय क्या है भैया? अपव्यय की अगर बात की जाए तो अपव्यय जो होता है, अपव्यय और अवरोधन दो चीज़ है। तो अपव्यय का सीधा सा मतलब होता है, मैं आपको बताऊं, अपव्यय का मतलब होता है अपव्यय। प्राथमिक शिक्षा में क्या होता है कि अपव्यय और अवरोधन, ये दो प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अपव्यय मतलब क्या होता है कि ज़्यादा खर्चा होना, फर्जी खर्चा होना, और अवरोधन का मतलब होता है रुक जाना। अभी मैं आपको दोनों को समझा रहा हूँ। दोनों का मतलब होता है कि क्लास को छोड़ देना, लेकिन कैसे? तो अपव्यय का सीधा सा मतलब होता है, हार्टांग समिति ने अपव्यय के बारे में बताया और अवरोधन के बारे में बताया। तो अपव्यय का मतलब होता है कि ये कहते हैं, हार्टांग समिति में कही गई बात, हार्टांग महोदय ने कहा कि अपव्यय से हमारा तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण होने से पूर्व बच्चों को विद्यालय की किसी कक्षा से हटा लेना। मतलब कि प्राथमिक शिक्षा, आपको बता दूं, उसका जो पाठ्यक्रम होता है 4 साल या 5 साल का होता है, और प्रत्येक बालक को चाहिए कि वह जो है इस शिक्षा को पूरी कर प्राथमिक शिक्षा को पढ़े, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ छात्र क्या होते हैं, कुछ कठिनाइयों होने के कारण से प्राथमिक शिक्षा को पूरा किए बिना बीच में ही कक्षा से पढ़ाई छोड़ देते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि ऐसे छात्रों को जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, शक्ति, समय और धन बेकार खर्च होता है उनके पीछे, और इसी शक्ति, समय और धन के बेकार खर्चे को ही हम अपव्यय कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि फर्जी जब खर्च होता है तो उसको बोलते हैं क्या? अपव्यय। तो ये होता है अपव्यय। इसी प्रकार से आपका होता है अवरोधन। ठीक है, अवरोधन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया। अच्छा, एक बार मैं और आपको बता दूं, प्ले लिस्ट में आप जाइएगा तो वीडियोस मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में आपको 2022 वाले मॉडल पेपर सब मिल जाएंगे, जितनी भी क्लासेस हुई थी। 2023 वाले भी क्लासेस एक आध दो जो हुई हैं वो भी मिल जाएगी, बीए सेकंड सेमेस्टर की। तो आप लोग देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। और बीए के लेकर यूट्यूब चैनल दूसरा हमारा चैनल है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। अवरोधन क्या होता है? अवरोधन होता है कि किसी बालक को किसी निम्न कक्षा में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रोक जाना, मतलब रोका जाना। जैसे कि किन्हीं कारणों के बस में क्या होता है, बच्चा फेल हो जाए, तो उसी के कक्षा 2 में था, फिर कक्षा 2 में पढ़े। ठीक है, तो वो होता है अवरोधन, कि भाई वो आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन कुछ बालक हैं जो छोड़ देते हैं, और छोड़ने के कारण से उनका समय भी नष्ट होता है, शक्ति भी नष्ट होती है, और रुपया भी खर्च होता है, तो उसको बोलते हैं अपव्यय। तो ये एक प्रकार से हार्टांग समिति ने अपव्यय और अवरोधन को प्राथमिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या बताया, और इसके जो है निवारण को लेकर के भी कई सारी बातें बताई गई। तो इस प्रकार से ये था। आपको बता दूं, अपव्यय के कई कारण हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, कभी कभी शैक्षिक प्रशासन दोषपूर्ण होता है, कभी कभी अध्यापकों की अपने कर्तव्य के प्रति विमुखता, मतलब कि अध्यापक लोग पढ़ाना नहीं पसंद करते हैं, अपना कर्तव्य नहीं पूरा करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अभिभावक जो होते हैं वो ध्यान नहीं देते बच्चों पर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि साधनहीन शिक्षा व्यवस्था होती है। कभी कभी क्या होता है कि पुस्तकीय शिक्षा व्यवस्था होती है, दूषित पाठ्यक्रम होता है कि केवल पुस्तक में लिखी बातों को ही बताया जाता है, बच्चे को कुछ और चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। तो इससे सबसे अपव्यय और अवरोधन, या बच्चे छोड़ते हैं या बच्चे फेल हो जाते हैं उसी क्लास में दोबारा पढ़ते, तो ये सब चीज़ें होती हैं। 7वां प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं बताइए। तो माध्यमिक शिक्षा की कई सारी समस्याएं हैं। माध्यमिक शिक्षा की अगर बात की जाए तो माध्यमिक शिक्षा जो होती है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो स्वतंत्र भारत में माध्यमिक शिक्षा का विकास बहुत तेज हुआ है, किंतु इस विकास का संबंध केवल उसी संख्यात्मक वृद्धि से होता है, संख्यात्मक बढ़ोतरी से होता है, गुणवत्ता या क्वालिटी में बढ़ोतरी से नहीं होता है। केवल क्वांटिटी में बढ़ा है, क्वालिटी में नहीं बढ़ा है। समय समय पर किए जाने वाले प्रयासों के बाद भी आप देखते हैं उसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ मध्यकालीन शिक्षा में, और ना ही उसकी उपयोगिता में कोई वृद्धि हो चुकी है। हमारी शिक्षा व्यवस्था आप देखते हैं अभी तक सबसे निर्मल कड़ी जो है वो वास्तविक जीवन से एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे जो असंबद्धता है वही है। कहने का मतलब ये कि माध्यमिक शिक्षा में कई सारी समस्याएं हैं। पहली समस्या उद्देश्यहीनता की समस्या, क्योंकि भारत का मध्यकालीन जो बालक होता है उसको ये भी नहीं पता होता कि भाई आप आगे चल करके क्या करना है। ठीक है, भविष्य में क्या करना है, कोई बैकअप, कोई प्लान, ये सब नहीं होता है। माध्यमिक शिक्षा उद्देश्यहीन शिक्षा एक प्रकार से भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो, क्योंकि जो प्राचीन भारत में था वह स्वाधीन में है, और माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले भारतीय छात्रों के केवल 2 उद्देश्य हुआ करते थे उस समय, उच्च शिक्षा की किसी संस्था में प्रवेश पाना या कोई छोटी मोटी नौकरी करना। और खास करके आजकल तो शिक्षा का सीधा सा मतलब होगा कि कोई ना कोई नौकरी पाना। अगर आप सरकारी नौकरी पा जा रहे हैं, चाहे चपरासी बन जा रहे हैं, तो गाँव में बहुत वाहवाही होगी कि भैया फलाने लड़का नौकरी पाएगा। तो ये होता है एक प्रकार से आज शिक्षा की एक प्रकार से थोड़ी ये समस्या। इसके अलावा छात्र अनुशासनहीनता, इस समय छात्र और टीचर या गुरु संबंध में कोई मधुरता नहीं है। टीचर और गुरु में खूब एक प्रकार से कोई बनती नहीं है। टीचर और गुरु, मतलब जो टीचर होते हैं उनसे बच्चे लड़ भी जाते हैं, झगड़ा लड़ाई भी हो जाती है।
कई सारी चीज़ें, धन का अभाव भी है, निर्देशन का अभाव है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम भी है, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली है, शिक्षण का जो स्तर है वो ठीक ठाक नहीं है, मतलब निम्न है, 3 भाषाओं का अध्ययन होता है, चूँकि हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा जिसमें दक्षिणी कोई भाषा होनी चाहिए, इसको पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है। इसके अलावा छात्रों को 7 अन्य भाषा विषयों का भी अध्ययन करना होता है और इस प्रकार से उन्हें लगभग 10 विषयों का अध्ययन करना पड़ता है और इस स्तर पर बालकों के लिए अत्यंत बोझिल कार्य हो जाता है कि वो कई सारी चीज़ों को पढ़े। ठीक है, तो ये सब समस्याएं हैं मध्यकालीन शिक्षा की, माध्यमिक शिक्षा की। अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा की। अगला प्रश्न है, भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा की समस्याएं बताइए। तो भारत में जो विश्वविद्यालयी शिक्षा यानी हायर एजुकेशन, उसकी क्या समस्या भाई? तो हायर एजुकेशन की अगर बात की तो कई सारी समस्याएं हैं। हायर एजुकेशन में आपको बता दूं कि इसके संबंध में एक विशेष बात यह है कि स्वतंत्रता जब से प्राप्त हुई है उसके बाद में आप देखेंगे तो उसके बाद के समय में उसका संख्यात्मक विकास बहुत तेज़ गति से हुआ है। साथ ही दूसरी विशेष बात यह है कि उसका विकास आदि से अंत तक अनियोजित रहा है, मतलब कोई उसका नियोजन करता नहीं रहा है, वैसे अपने मन से होता रहा है और इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा का स्तर जो है अब गिरता चला जा रहा है और गिर भी गया विश्वविद्यालय शिक्षा का। छात्रों में ज्ञान अर्जन की अभिलाषा नष्ट हो गई है, शिक्षित व्यक्तियों के समकक्ष बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है और इस कारण से कोई सिलेबस पूरा पढ़ना नहीं चाहता, बस केवल नौकरी के लिए शिक्षा होती है। BA वे MA में वैसे लोग करते हैं, बस केवल फार्म डाल देते हैं और केवल पेपर देने जाते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं बाहर रह करके। तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। ये है आपका विश्वविद्यालय शिक्षा। और कोठारी कमीशन ने कहा कि कोठारी कमीशन ने बताया गया कि भारत में सामान्य भावना यह है कि उच्च शिक्षा की स्थिति असंतोषजनक और भयप्रद भी है। तो कुल मिलाकर के इसकी कई सारी समस्याएं, जैसे पहली समस्या आप देख सकते हो उद्देश्यहीनता की समस्या। ये भी शिक्षा, उच्च शिक्षा भी हमारे यहाँ की उद्देश्यहीन है, कोई उद्देश्य नहीं होता पढ़ने का, बस एकमात्र नौकरी या वैसे पास करना कि भाई यहाँ ग्रेजुएशन किए हुए हैं या जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बस उसका कोई मतलब नहीं होता। कुछ लोग पढ़ते हैं कि भाई नौकरी लग जाए, बाकी कुछ नहीं। दूसरी बात, छात्र अनुशासनहीनता की समस्या। छात्र जो एक प्रकार से लगातार टीचर से जो है कोई बात सुनते नहीं, मार भी होती है, धरने देते हैं और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा निर्देशन और परामर्श का अभाव भी है। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम भी आपको देखने को मिलेगा विश्वविद्यालय शिक्षा में। जो पाठ्यक्रम 10 साल से बना दिया गया वही पाठ्यक्रम है। जैसे आप BHU का पाठ्यक्रम देखिएगा, अभी हिंदी का BHU का पाठ्यक्रम देख लीजिए, ऐसा पाठ्यक्रम है कि आप उसको पढ़ेंगे तो लगेगा कि हम भारत में नाकाम पैदा हो गई, मतलब आपको लगेगा कि जो है एक प्रकार से कुछ भी नहीं है, सब पाश्चात्यकरण वाला सिस्टम। ऐसा आप देखिएगा हर मामलों में। मैं एक प्रकार से अपने आप को थोड़ा लगेगा कि भाई ये क्या सिलेबस है, क्या पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली होती है, अपव्यय की समस्या है और एक प्रकार से आप देख रहे हैं कि शिक्षा में विशिष्टीकरण की समस्या भी आपको देखने को मिलती है। योग्य शिक्षकों का अभाव है, शिक्षण का स्तर निम्न है, छात्रों की आर्थिक कठिनाइयाँ भी बहुत सारी हैं। ठीक है, और शिक्षण सुविधाओं का एक प्रकार से अभाव भी आपको देखने को मिलता है। अयोग्य छात्र जो हैं वो उच्च शिक्षा की संस्थाओं में प्रवेश पा जाते हैं। कोई प्रवेश का वो नहीं था, अब तो CUET हो गया है, तो अब थोड़ा बहुत एक प्रकार से बच्चे पढ़ने लगेंगे एडमिशन के लिए, वो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में। बाकी बच्चे प्राइवेट संस्थाओं से भी कर लेते हैं पास। तो ये एक प्रकार से कई सारी समस्याएं हैं आज। 9वां प्रश्न आप देखिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में कुछ बताएं। नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में अगर बताऊं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है और जिसे सभी के परामर्श से तैयार भी किया गया है। इसे लाने के साथ ही साथ देश में शिक्षा पर व्यापक चर्चा आरंभ हो गई है और कुल मिलाकर के शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार आया है। आप लोग जो परीक्षाएं दे रहे हैं सेमेस्टर वाली, ये शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग ही आया है। और आप देखिएगा शिक्षा नीति जो 2020 की आई, इसकी घोषणा के साथ ही साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी बदल दिया करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। और इस नीति द्वारा देश में स्कूल और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है और खास करके 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को सार्वभौमिकीकरण बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन भी हुआ था, मैंने बताया था राममूर्ति समिति के द्वारा। ठीक है, और वर्तमान जो शिक्षा नीति है या वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक है के कस्तूरी रंगन, उनके अध्यक्षता में 2020 की जो शिक्षा नीति है वो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनाई गई है। ठीक है, उन्हीं की समिति की रिपोर्ट पर तैयार की गई है।
इसके अलावा इसमें कई सारी चीज़ें बताई गई। पहली बात तो 5 वर्ष की फाउंडेशन स्टेज यानी 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल होगा। 5 साल पहले बच्चा फाउंडेशन स्टेज में पढ़ेगा, 3 साल प्री प्राइमरी और फिर उसके बाद में ग्रेड 1, 2 इस प्रकार से पढ़ेगा। 3 वर्ष का जो है प्री पेटरी स्टेज होगा, 3 वर्ष का मध्य यानी उच्च प्राथमिक से मतलब उच्च प्राथमिक होगा यानी कि 6, 7, 8 होगा। इसके अलावा 4 वर्ष का आपका होगा माध्यमिक यानी कि 9, 10 और 11, 9, 10, 11 ये होगा आपका माध्यमिक। उच्च प्राथमिक होगा 6, 7, 8 और 3 साल का होगा आपका प्रीपेटरी स्टेज जिसको बोलते हैं। और प्राइमरी स्कूल या ग्रेड जो होगा वो फर्स्ट और सेकंड होगा। ये 3 साल का होगा प्री प्राइमरी स्कूल और एक प्रकार से फर्स्ट और सेकंड, और उससे पहले जो होगा 5 वर्ष का फाउंडेशन स्टेज होगा। यानी कुल मिलाकर के जो शिक्षा का जो वो रखा गया थीम रखा गया है वो रखा गया आपका 5+3+ आपको मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था। क्या मैंने रखा था भाई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या बताया गया है? इसमें पहली तो बात 5+3+3+4 इस प्रकार से बताया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से शिक्षा नीति के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये शिक्षा नीति के बारे में कुछ चीज़ें आप जान लीजिए। इसके अलावा इस शिक्षा नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक और शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। इसके अलावा कोई इतिहास पढ़ना चाहता है, कोई मैथ पढ़ना चाहता है तो इतिहास और मैथ आप एक साथ पढ़ सकते हो। ये कोई बाउंडेशन और कोई ये दुनिया भर का ये नहीं कि भाई इसके साथ ये होना चाहिए उसके साथ वो होना चाहिए, ये सभी का कोई झंझट नहीं है। कई सारे सुधार किए गए। तो ये शिक्षा नीति है, ठीक है, 2020 में आई है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है बड़ा फेमस एक प्रकार से है और आपको बता दूं यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है इम्पोर्टेंट धारणा है और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है इसका लक्ष्य प्राइमरी विद्यालयों में न्यूनतम भौतिक तथा अधिगम शिक्षा सामग्री उपलब्ध करवाना है। इस सामग्री का उल्लेख विश्वविद्यालय सुविधाओं के अंतर्गत किया जाता है। इसमें आप देखते हैं भवन निर्माण में खास करके NREP तथा RLEGP के कोष का उपयोग किया जाएगा और ग्राम शिक्षा समिति भवनों के रखरखाव का दायित्व होगा। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के लिए धनराशि केंद्र सरकार प्रदेश सरकारों को अग्रिम रूप से प्रदान करेगी, पहले से दे देगी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में आपको बता दूं बड़े स्तर पर शिक्षकों का प्रशिक्षण और अभिनव यानी 1987 और 1988 के ग्रीष्म अवकाशों में किया जाएगा। इसके अलावा जिला शिक्षा बोर्ड और जिला प्रशिक्षण केंद्र पर्यवेक्षण के द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी। 7वीं और 8वीं योजना में एक कक्षा पर एक शिक्षक की व्यवस्था का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल में जहां 50 छात्र होंगे वहां एक उच्च प्राथमिक स्कूल खोला जाएगा। ठीक है, और 7वीं योजना में एक प्रकार से 300 की जनसंख्या आदिवासी क्षेत्रों में 200 की जनसंख्या पर एक प्राइमरी स्कूल की स्थापना होगी। इस प्रकार से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में बताया गया है। आगे देखिए और इन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए। केवल 5 प्रश्न करने हैं। खंडवा से 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों और आदर्शों को संक्षेप में बताइए। बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़े ध्यान से आप लोग इसको पढ़ते हैं और पढ़िएगा भी। ठीक है, चूँकि मेरे पास आज तो थोड़ा बहुत समय कम है और मैं लगातार एक प्रकार से आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए, हालांकि अगर आप जो है ये मैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को नहीं बताने वाला था आज। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को ही केवल बताने वाला था, लेकिन थोड़ा सा गले में दिक्कत भी थी और तबीयत भी ख़राब थी, तो लेकिन फिर भी आप लोग लगातार प्रयास करेंगे कि सर जी नहीं बता दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों और आदर्शों को संक्षेप में बताइए। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य और आदर्शों की अगर बात की जाए तो आप सभी को पता होगा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली या वैदिक शिक्षा प्रणाली वो बात एक ही है। तो सबसे पहला उद्देश्य या आदर्श पहला क्या है? पहला है ईश्वर भक्ति और धार्मिकता। चूँकि प्राचीन काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य जो था वो ईश्वर की भक्ति करना और धार्मिकता का समावेश करना शिक्षा में, दोनों बातें थी। और वास्तव में शिक्षा का आधार धर्म ही था उस समय, और ईश्वर भक्ति से ही मुक्ति प्राप्त होती है। शिक्षा प्राप्त करते समय छात्रों को व्रत या उपासना या धार्मिक कार्य और भी करने होते थे। तो इस प्रकार से धार्मिकता का समावेश किया जाता था शिक्षा में। तो ये पहली बात। दूसरी बात, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य और व्यवस्था मतलब आदर्श ये था कि चरित्र निर्माण करना। शिक्षा के द्वारा बच्चे का चरित्र निर्माण होगा। ठीक है, ये बात। तीसरी बात, व्यक्तित्व का विकास होगा। क्योंकि गुरु शिष्य के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए उसमें आत्मविश्वास भरेगा, आत्मसंयम की बात जगाएगा, न्याय, विवेक और इन सभी गुणों का विकास जो है एक टीचर करता है।
चौथी बात, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों के पालन की भावना का समावेश करना, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक कुशलता का विकास करना, ठीक है। यानी कि डॉक्टर आर के मुखर्जी कहते हैं कि शिक्षा पूर्णतः सैद्धांतिक और साहित्यिक नहीं वरन किसी न किसी शिल्प से संबंधित है, तो वो भी करना। राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार करना, ये भी उद्देश्य रहा है खासकर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का। कुल मिलाकर के प्राचीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों और आदर्शों का वर्णन जो है आप कर सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि पहली बात ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश, दूसरी बात चरित्र का निर्माण, तीसरी बात व्यक्तित्व का विकास, चौथी बात नागरिक और सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश, पांचवी बात सामाजिक कुशलता की उन्नति, छठी बात राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार, ठीक है। तो ये सब प्राचीन शिक्षा के उद्देश्य थे। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है आपको यहाँ से 200 शब्दों में प्रश्नों के एक उत्तर को 200 शब्दों में लिखना है। 8 क्वेश्चन से उनमें से केवल आपको 5 प्रश्न ही करने हैं। प्रश्न है आपका अगला, बौद्धकालीन शिक्षा और वैदिक शिक्षा की समानताओं का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, तो बताएं बौद्धकालीन शिक्षा और वैदिक शिक्षा की समानताएं क्या क्या, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो बहुत सारी समस्याएं आपको बता दूं कि देखिए वैदिक शिक्षा का अनुकरण करके ही आपको बता दूं, उसी का नकल करके या उसी का अनुकरण करके बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था जो आई वो बनी। और आपको पता भी होगा कि दोनों प्रणालियों में कई सारी समानताएं आपको इसी कारण से देखने को मिलती हैं, तो वही समानताएं पूछी गई हैं। पहली समानता होती है बौद्धकालीन शिक्षा और वैदिक शिक्षा में कि वैदिक और बौद्धकालीन शिक्षा दोनों में आप देखिएगा शिक्षा बाह्य नियंत्रण से मुक्त थी, मतलब राजा का कोई अधिकार शिक्षा पर नहीं हुआ करता था। दूसरी बात, दोनों प्रणालियों में शिक्षण विधि मुख्यतः मौखिक थी, मतलब मौखिक के द्वारा लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ाई होती थी, दृश्य नहीं था, केवल सुनाई पड़ता था और टीचर लेक्चर देता था, ठीक है। तीसरी बात, दोनों प्रणालियों में छात्रों की दिनचर्या में एक रूपता थी। इसके अलावा शारीरिक दंड जो है वो वर्जित था, मारना पीटना नहीं था कि डंडे से आज के टीचर की तरह मारते थे पहले के टीचर, नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी ना बौद्धकालीन शिक्षा में ना वैदिक शिक्षा में। इसके अलावा दोनों प्रणालियों में शारीरिक दंड जो था वो क्या था, वर्जित था। इसके अलावा आप देखते हैं बौद्धकालीन और वैदिक कालीन शिक्षा दोनों प्रणालियों में आप देखिएगा धार्मिक और नैतिक जीवन को प्रमुखता दी जाती थी, और दोनों प्रणालियों में शिक्षा संबंधी संस्कारों को महत्व दिया गया। शिक्षा में खास करके आप देखते हैं दोनों प्रणालियों में, चाहे वैदिक की बात की जाए बौद्ध की बात की जाए, दोनों प्रणालियों में शिक्षा भोजन और निवास की निःशुल्क सुविधा हुआ करती थी। तो इस प्रकार से कई सारी जो है समानताएं बौद्धकालीन और वैदिककालीन शिक्षा की मैंने आपको बताई। इसके अलावा और भी लिख सकते हो, जैसे कि दोनों प्रणालियों में गुरु शिष्य का संबंध जो था पवित्र था, प्रेमपूर्ण था, यानी स्नेहपूर्ण था, आध्यात्मिक भी था। इसके अलावा दोनों प्रणालियों में छात्रों को अपने भोजन के लिए भिक्षा मांगने जाना पड़ता था। इसके अलावा वैदिक शिक्षा में सदाचार, सरल जीवन और उच्च विचारों पर अधिक बल दिया जाता था, जबकि बौद्ध शिक्षा के आदर्श भी यही थे। तो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा लगभग एक ही, जैसे चूँकि अनुकरण किया गया जो है बौद्धकालीन शिक्षा में किसका, सनातन, मतलब कि जो एक प्रकार से जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी या जो गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था थी या जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था थी, उसी का अनुकरण करके उसी का कॉपी करके बनाया गया बौद्धकालीन शिक्षा। तो चूँकि उसी के अनुकरण पर बना, उसी को ध्यान में रख करके कुछ चीज़ों का विरोध किया गया, कुछ चीज़ों में समानताएं दिखाई गई। तो समानताएं इसीलिए दिखाई पड़ती क्योंकि उसी से कहीं ना कहीं पे अपनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न है, निस्यंदन से आप क्या समझते हैं बताइए। निस्यंदन क्या होता है भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताइएगा निस्यंदन का सिद्धांत क्या है, फटाफट से आप बताइएगा। निस्यंदन की अगर बात किया है तो इसका मतलब होता है छानना, ठीक है, छानना या छनना। आपको बता दूं व्यापारियों की कंपनी होने के कारण से क्या था, चूँकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कंपनी इसके कारण से क्या था कि चूँकि वो भारतीयों की शिक्षा पर कम ध्यान दे पाती थी और कम व्यय भी करती थी। कंपनी ये चाहती थी कि भाई भारत के लोगों पर ज़्यादा हम व्यय नहीं कर पाएंगे और उनकी शिक्षा व्यवस्था में उतना ज़्यादा सुधार वो नहीं करना चाहते थे कंपनी। और इसने क्या किया, एक सिद्धांत प्रतिपादित किया कंपनी ने, उसी सिद्धांत को कहते हैं निस्यंदन का सिद्धांत। और इस सिद्धांत में क्या कहा गया, शिक्षा का नियोजन केवल उच्च वर्गों के व्यक्तियों के लिए एक प्रकार से किया जाए, ऐसी बात कही गई सिद्धांत में, क्योंकि शिक्षा इन वर्गों के व्यक्तियों से छन छन करके स्वयं ही निम्न वर्गों के व्यक्तियों तक पहुँच जाएंगी। और इस सिद्धांत के अर्थ को स्पष्ट करते हुए आर्थर मैथ्यू कहते हैं कि शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके जनसाधारण तक पहुंचनी थी। लाभप्रद ज्ञान भारत के सर्वोच्च वर्गों में बूंद बूंद करके नीचे टपकता था। यानी कुल मिलाकर के जैसे अगर आप जो है एक छन्नी यहाँ पर लगाएं खूब मोटी वाली, जैसे खूब मोटी वाली छन्नी लगा दें, मोटा मोटा छेद है उसमें,
फिर उससे नीचे छन्नी लगाया जाए थोड़ा मोटा पतला पतला, फिर उससे और पतला पतला छेद, ठीक है। तो इस प्रकार से जब छनेगा यहाँ से तो ढेर आएगा, यहाँ से ज़्यादा मटेरियल यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से और थोड़ा कम मटेरियल नीचे गिरेगा, फिर उससे कम मटेरियल, इस प्रकार छनते हुए एक प्रकार से निम्नवर्तक शिक्षा पहुँच जाएगी। तो ये एक प्रकार से बिल्कुल उतनी धारणा जो थी ये भारतीयों के खिलाफ थी और कम खर्चीली एक प्रकार से थी, चूँकि कम खर्चीली इसलिए थी चूँकि कम लोगों के लिए शिक्षा व्यवस्था की बात कही गई सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। निस्यंदन मतलब छलना, मतलब कि जब उच्च वर्ग के लोग शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो लोग शिक्षित होने के बाद में छोटे वर्ग के जो लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको ऑलरेडी बता देंगे कि भाई क्या क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। निस्यंदन के समर्थकों में आपको बता दूं जैसे कि ईसाई मिशनरी, बम्बई के गवर्नर की काउंसिल के सदस्य थे, और इसके अलावा फ्रांसिस वार्डन थे, कंपनी के संचालक और थे, और मैकाले थे, ठीक है। और ईसाई मिशनरियों का आग्रह ये था कि भारत के उच्च वर्गों के हिंदुओं को अंग्रेजी की शिक्षा दे करके ईसाई धर्म का जो अवलंबी है उसको बना, मतलब ईसाई धर्म का अवलंबी बना दिया जाए। जो हिंदू हैं उनमें खास करके जो उच्च वर्ग के हिंदू उनको ईसाई बना दिया जाए, तो निम्न वर्ग के व्यक्ति उनके उदाहरण से प्रभावित होकर के स्वयं ही ईसाई धर्म में दीक्षित हो जाएंगे। मतलब उन लोगों का टारगेट कौन था? उन लोगों का टारगेट था जो ब्राह्मण लोग हैं या जो क्षत्रिय लोग हैं या जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनको एक प्रकार से अगर हम ईसाई बना लेंगे तो चूँकि एक प्रकार से अनुकरण करती आई है अभी तक कौन, जैसे दहेज की व्यवस्था का अनुकरण किया, एक प्रकार से जो जातियाँ होती है ये एक प्रकार से इसको एक बोलते हैं कोई धारणा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उस धारणा के बारे में, ठीक है। तो अनुकरण किया जाता है। जैसे आपको बता दूं कि संस्कृतिकरण, हाँ, संस्कृतिकरण एक ऐसी धारणा होती जो अनुकरण पर आधारित है। जैसे आप देखते हैं कल्चराइजेशन जिसको आप कहते हैं, तो संस्कृतिकरण क्या होता है? जो एक प्रकार से उच्च वर्ग के लोग हैं या उच्च वर्ण के लोग हैं, उन्हीं के द्वारा किए गए क्रियाकलापों को, उन्हीं की पहनी गई वेशभूषा को, उन्हीं के द्वारा फॉलो की गई चीज़ों को हम आप लोग अगर फॉलो करें तो वो बोला जाता है आपका अनुकरण, अनुकरण ही कहा जाएगा उसको। और इसी अनुकरण को खास करके आप देखते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाएगा संस्कृतिकरण। चूँकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती संस्कृतियाँ, तो ये संस्कृति कहीं ना कहीं पे, तो इन लोगों का मानना था कि अगर हम जो है इन लोगों को ईसाई बना देंगे, जो ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, तो एक प्रकार से, या ब्राह्मण को बना देंगे तो ऑटोमेटिक बाकी जो वर्ग के लोग हैं वो ऑटोमेटिक प्रकार से ईसाई धर्म को अपनाने लगेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से उन पर धावा बोला गया। तो ये एक प्रकार से किया गया निस्यंदन के सिद्धांत के द्वारा। और भी कई सारी बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें असफलता मिली थी इन लोगों को निस्यंदन के सिद्धांत में, ठीक है। चौथा प्रश्न आप देखिए, बोर्ड के घोषणा पत्र की प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख बातें बताइए। तो बोर्ड का जो घोषणा पत्र है उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बोर्ड जो है इनके घोषणा पत्र की बात करें तो कब आया था भाई? ये एक प्रकार से बोर्ड का घोषणा पत्र 19 जुलाई और 1854 ईस्वी आप लिख सकते हो। 1854 ईस्वी को भारतीय शिक्षा नीति पर प्रकाशित हुआ बोर्ड का घोषणा पत्र, और भारतीय शिक्षा पर महाधिकार पत्र इसको कहा जाता है। 100 अनुच्छेदों का लंबा एक प्रकार से लेखा जोखा इसमें दिया गया है बोर्ड के घोषणा पत्र में। बोर्ड एक शिक्षा शास्त्री थे, तो उन्हीं के द्वारा ये घोषणा पत्र आया था। और इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा के अंग प्रत्यंगों पर विचार किया गया है और उसके संबंध में विस्तृत एवं महत्वपूर्ण सिफारिशें भी की गई हैं। आपको बता दूं कि 1954 ईस्वी के अंत तक भारत में अंग्रेजों के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा का आधिपत्य हो चुका था, और इस अवधि की शिक्षा विशेषताओं का उल्लेख करते हुए श्रीधरनाथ मुखोपाध्याय ने लिखा कि शिक्षा में छनाई सिद्धांत का बोलबाला रहा और जन शिक्षा असंभव गिनी गई तथा देसी शिक्षा कुशल दी गई। पाश्चात्य शिक्षा का आदर बढ़ने लगा, प्राच्य शिक्षा निरर्थक माने जाने लगी। तो इस प्रकार से और कई बातें, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हुआ, संस्कृत एवं लोक भाषाएं निकम्मी ठहराई जाने लगी। तो इस प्रकार से भारतीय भाषाओं का, भारतीय संस्कृति का मजाक बना करके अपनी संस्कृति को ज़बरदस्ती लोगों ने थोपने का प्रयास किया। तो ये सब एक प्रकार से आपका है बोर्ड के घोषणा पत्र में चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है।
कई सारी सिफारिशें शिक्षा के उत्तरदायित्व को लेकर के सिफारिश की गई बोर्ड के घोषणा पत्र में। ठीक है, बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा कि शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी को ही ले लेना चाहिए और घोषणा पत्र में कहा गया कि अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से अन्य कोई भी विषय हमारा इतना ध्यान आकर्षित नहीं करता है जितना कि शिक्षा करती है और इसीलिए कंपनी को भी शिक्षा का उत्तरदायित्व ले लेना चाहिए। ये बात एक प्रकार से बोर्ड के घोषणा पत्र में बताई गई। इसके अलावा और भी शिक्षा के उद्देश्य में एक प्रकार से कई सारे उद्देश्य बताए गए, जैसे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मानसिक विकास करना। दूसरा उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना। तीसरा उद्देश्य राज्य के प्रति वफादार व्यक्तियों का निर्माण करना। चौथी बात, राज्य पदों के लिए सदुपयोग व्यक्ति तैयार करना। तो इस प्रकार से बोर्ड के घोषणा पत्र में कई सारी बातें बताई गई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, इसके अलावा पाठ्यक्रम को लेकर के भी बोर्ड ने बताया, और भी चीज़ें बताई और ख़ास करके आप देखते शिक्षा के माध्यम को लेकर के बातें बताई गई। और इसने कहा कि हायर सेकेंडरी स्तर पर भारतीय भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए। संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए और यह श्रृंखलाबद्धता खास करके पहले प्राथमिक, फिर मिडिल, फिर हाई स्कूल और कॉलेज के रूप में एक प्रकार से ये क्रम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा छात्र निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके, विद्यालय धर्मनिरपेक्ष और बिना भेदभाव की शिक्षा दी जाए, विद्यालय का कुशल संचालन स्थानीय व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बताई गई। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा, 5वां प्रश्न है, हंटर आयोग की प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए। तो हंटर आयोग के बारे में मैंने आपको बताया भी, आप एक बार वीडियो पुरानी वाली जो है हमारी वीडियो जो उनको ज़रूर देखिए। ठीक है, एक बार जा कर के उसमें और विस्तार से हमने बताया है। आज तो थोड़ा एक प्रकार से तबीयत नहीं सही, इसलिए अच्छे तरीके से आपको मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आवाज़ मेरी इतनी क्लियर नहीं, भारी भारी सी प्रतीत हो रही हुई आप लोगों को। ठीक है, और तो हंटर आयोग जो है इसकी अगर बात की जाए तो इसकी सिफारिशों में कई सिफारिशें की गई है। और हंटर आयोग जो है खास करके ये लॉर्ड रिपन जो थे, लॉर्ड रिपन, लिटन नहीं, लॉर्ड रिपन, ध्यान रखिएगा, लिटन दूसरे हैं। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति करी और इस आयोग के अध्यक्ष थे गवर्नर जनरल। मतलब इस आयोग के अध्यक्ष गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सभा के सुयोग्य सदस्य थे सर विलियम हंटर, वही थे इसके अध्यक्ष और इसीलिए इसको हंटर आयोग कहा जाता है, भारतीय शिक्षा आयोग को। और खास करके आयोग के कई सारे सुझाव रहे, कई सारी सिफारिशें रही। आयोग ने भारतीय शिक्षा के सभी अंगों और सभी क्षेत्रों का गहन अध्ययन करने के बाद में उनके संबंध में अपने सुझावों और सिफारिशों को लिपिबद्ध किया, मतलब दिया। और आयोग के प्रमुख प्रमुख विचार हैं उसमें शिक्षा नीति के बारे में बताया, प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताया गया कि भाई उद्देश्य और प्रसार, प्राथमिक शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य जनसाधारण में शिक्षा का विस्तार करना चाहिए और इस शिक्षा का आदिवासियों और पिछड़ी हुई जातियां जो हैं उनमें प्रसार करना चाहिए ताकि सभी लोग पढ़ सके और आगे बढ़ सके। तो दूसरी बात, प्रशासन के मामलों में भी एक प्रकार से प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताया जाए। प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन और संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार को, जिला परिषदों को, नगर पालिकाओं, इन सभी को एक प्रकार से ले लेना चाहिए। वित्त व्यवस्था की बात की गई, पाठ्यक्रम की बात की गई। पाठ्यक्रम में खास करके जैसे कि प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार करने के उद्देश्य हेतु उसमें पहले से समाविष्ट विषयों के अतिरिक्त जीवनोपयोगी विषयों को शामिल किया, जैसे कि कृषि विज्ञान, बही खाता, क्षेत्र मिति, सरल विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, महाजनी विज्ञान, महाजनी गणित, ये सब चीज़ें शामिल की जाए। औद्योगिक कलाएँ शामिल की जाए ताकि जो है सभी लोग पढ़ करके कुछ ना कुछ एक प्रकार से कौशल उनके अंदर डेवलप हो सके। तो इसलिए एक प्रकार से ये सब हंटर आयोग की सिफारिशें थी। माध्यमिक शिक्षा नीति को लेकर के भी बताया गया, शिक्षा का माध्यम कैसा हो, सरकार की नीति को लेकर के सारी बातें जो है हंटर आयोग ने पूरी विस्तार से बातें बताई। कॉलेज और शिक्षा को लेकर के कहा कि आयोग की जांच का विषय नहीं था ये, और उसमें सार्वजनिक कॉलेजों और उनकी शिक्षा के संबंध में कई सारे सुझाव दिए हैं, लेकिन इनको माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा को लेकर के हंटर ने एक प्रकार से जो हंटर आयोग है उसमें बातें बताई गई हैं। हालांकि कॉलेज शिक्षा को लेकर भी कुछ बातें इन्होंने बताई हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से था हंटर आयोग। हंटर आयोग में एक प्रकार से बताया गया कॉलेजों को लेकर के, कॉलेजों को सहायता अनुदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि को उनके व्यय, शिक्षकों की संख्या, कार्य कुशलता और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके निश्चित करना चाहिए कि टीचर की सैलरी क्या है और कितना कितना क्या है, उसके हिसाब से बच्चे से फीस लेनी चाहिए। ठीक है, और कई सारी चीज़ें हैं।
जैसे कि सार्वजनिक कॉलेजों को राजकीय कॉलेजों की अपेक्षा कम शुल्क लेने का अधिकार प्रदान किया जाए। इसके अलावा आपको बता दूं, कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति करते समय यूरोप के विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीयों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कई बातें बताई गई। छठा क्वेश्चन आप देखिएगा, छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अगर बात की जाए तो वो एक प्रकार से 2020 से पहले आई थी, 1986 में आई थी। और 1986 में शिक्षा जो नीति आई थी, संसद की संस्तुति के बाद में शिक्षा की नई नीति भारत सरकार के द्वारा एक प्रकार से आती है। संसाधन मंत्रालय जो है, मानव संसाधन मंत्रालय, उसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो मानव संसाधन मंत्रालय ही पहले एक प्रकार से पाठ्यक्रम या शिक्षा नीति वगैरह बनाया करता था। तो 9 मई 1986 को जारी होती है शिक्षा नीति ये, और ख़ास करके इसकी कई बातें थी। पहली बात तो ये थी शिक्षा नीति की, 1986 की शिक्षा नीति की घोषणा पत्र के प्रथम भाग में 1959 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसका पुनरीक्षण और शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा प्रदेश के द्वितीय भाग में शिक्षा के सार एवं भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। तो ये सब कई बातें आप देखते हैं कि जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बताई गई। और भी कई सारी बातें हैं जो कि एक प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के बताई जाती है। तो 50 शब्द, मतलब आपको 200 शब्दों में लिखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के एक प्रकार से समानता को लेकर के शिक्षा की बात की गई है। तो कई सारी चीज़ें, और इसी प्रकार से 7वें से लेकर के 12वें भाग संविधान में आपको शिक्षा, शिक्षक और शिक्षा के स्तर पर संसाधनों पर चर्चा करते हुए आपको मिले, मतलब कि दिखाई पड़ेगा, उसमें चर्चा हुई है। तो ये सब चीज़ें आप विश्व शिक्षा नीति के बारे में जान सकते हैं। 7वां प्रश्न आप देखिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी क्या है भाई? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहा जाता है यूजीसी को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसकी स्थापना यूजीसी की होती है 1953 में, और 1956 में संसद के एक अधिनियम को के द्वारा इसको एक स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित किया गया। तो आप बता सकते हो 1953 में तो इसकी स्थापना हुई है, लेकिन संसद के एक अधिनियम के द्वारा इसको एक प्रकार से एक स्वतंत्र संस्था के रूप में माना गया 1956 में। ठीक है, ये बात 3 साल के बाद में। और विश्वविद्यालय जो से अनुदान आयोग है, यानी कि जो यूजीसी है, इसकी अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहली बात ये थी कि भाई विश्वविद्यालयों को समुचित अनुदान देना हुआ, विश्वविद्यालयों की विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने हुआ, या विश्वविद्यालय के स्तर के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना हुआ, या इसके अलावा विश्वविद्यालयों में परीक्षा, शिक्षक और अनुसंधान के मानदंड स्थापित करना। इसके अलावा जो है शिक्षा के उच्च जो केंद्र हैं शिक्षा के, उन केंद्र मतलब उच्च केंद्रों की स्थापना भी की जाए, पुराने उनकी मरम्मत की जाए। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होता है वो करता की जाए, क्या करता ही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ही सारी चीज़ें करता है। कोई मकान, मतलब कोई स्कूल टूट गया तो उसकी मरम्मत जो है प्रकार से यही करवाएगा, यूजीसी आयोग के द्वारा ही किया जाएगा, उसके खर्चे से ही किया जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, गोखले बिल के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। गोखले बिल की अगर बात की जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में करा। तो गोखले की बात की जाए तो 1 वर्ष तक गोखले की आंखें सरकार की गतिविधियों पर लगी रहती हैं, और उसके बाद में सरकार ने आश्वासन दे करके भी प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने की दिशा में एक भी कदम जब आगे नहीं उठाया। और सरकार ने कहा था शुरुआत में कि हम भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए एक प्रकार शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, और एक प्रकार से जो है निःशुल्क शिक्षा की बात करेंगे, लेकिन वो जब नहीं हो पाया तो गोखले बिल में आपको बता दूं, ये एक प्रकार से 16 मार्च को 1911 ईस्वी में ये बताया गया, और केंद्रीय धारा सभा के समकक्ष प्राथमिक शिक्षा संबंधी अपना विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा उन्होंने कि इस विधेयक का उद्देश्य देश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में अनिवार्यता के सिद्धांत को क्रमशः लागू करना, कि भाई क्या प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए और क्रमबद्ध के रूप में, मतलब कि क्या क्या पहले पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ों को बताया गया। तो गोखले का विधेयक जो है उसमें कई बातें हैं, जैसे कि इसमें बात कही गई कि इस अधिनियम को लागू करने से पूर्व स्थानीय बोर्डों द्वारा सरकार की अनुमति प्राप्त की जाए।
और इस अधिनियम को स्थानीय बोर्डों द्वारा अपने संपूर्ण या किसी निश्चित क्षेत्र में लागू किया जाए। कई प्रकार की बातें कही जाती हैं, ठीक है। हालांकि आज आपको एक प्रकार से विस्तार से नहीं बता पा रहा हूँ, इसीलिए चूँकि मेरी तबीयत ख़राब है, गले में दिक्कत है, बोलने में बड़ी तकलीफ़ है, ठीक है। फिर मिलते हैं। और 2 दिन से 3 दिन से आपकी क्लास नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ आपको पढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो ये गोखले बिल के बारे में कुछ बातें, गोखले बिल में और भी बातें बताई गई हैं, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा के व्यय की पूर्ति करने के लिए स्थानीय बोर्डों को शिक्षा कर लगाने का अधिकार दिया जाए और अभिभावकों के द्वारा 6 से 10 साल तक की आयु के बालकों को मान्यता प्राप्त प्राथमिक जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं, उनमें अनिवार्य रूप से भेजा जाए और इस नियम का उल्लंघन करने वाले अभिभावकों को दंड की व्यवस्था दी जाए। ये सारी बातें जो है गोखले बिल में लिखी गई थी। इसके अलावा जिन बालकों के अभिभावकों की मासिक आय लगभग 100 रुपये से कम है, उनसे शिक्षा शुल्क ना लिया जाए। ये कई बातें बताई गई थी गोखले बिल में, ठीक है। अब इसमें केवल 2 प्रश्न करने हैं। दीर्घ उत्तरीय में खंड 7 से 50 शब्दों में मतलब 5 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न है, देश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिक्षा की विशेषताएं बताइए एवं वे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लिए कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, ये बताइए। इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रश्न, आप याद कर लीजिएगा। और तीसरा प्रश्न है, कोठारी आयोग की प्रमुख संस्तुतियाँ क्या हैं, ये बताएं। और चौथा प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि गरीबी या निर्धनता के कुचक्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये 4 प्रश्न दिए गए थे, इनमें से केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा, मतलब जितनी बातें बताई हमने उसको ध्यान रखिएगा। और बाकी 2022 वाले मॉडल पेपर हमारे और देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको मैं और 2-3 बातें बताऊँगा, जैसे कि जो हमारे BA 4th सेमेस्टर और BA 4th सेमेस्टर में या BA 2nd सेमेस्टर में जो एंसेंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री का पेपर लगा हुआ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का, उसके मॉडल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, हर एक सब्जेक्ट के, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके देखिएगा। BA 4th सेमेस्टर की प्ले लिस्ट आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर यानी इसी चैनल पर मिल जाएगी। और जो आपकी BA 2nd सेमेस्टर की प्ले लिस्ट है वो आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट पर मिलेगी। और लेकिन 2023 में हमने प्ले लिस्ट बनाई है BA ग्रेकर चैनल पर, तो आपको वहाँ पर जाएंगे तो आपको BA 2nd सेमेस्टर की सारी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, हर एक सब्जेक्ट की। उसमें लिखित मॉडल पेपर और ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर दोनों बड़ी विधिवत तरीके से दिए गए, तो आप देख लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद।